है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। नमस्कार, आपकी दोस्त मोनिका एक बार फिर से हाजिर है आप सबके सामने कहीं अनकहीं एक नया जाविया के सीजन 2 के साथ, जो है द फोकटेल सीरीज। इस सीजन में मैं आपको भारत के अलग अलग प्रांतों की सैर कराऊंगी और वहाँ की लोक कथाओं के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि उसमें जो निहित संदेश है और सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों में क्या समानता है। तो आइए ले चलती हूँ आपको जम्मू और सुनते हैं रसिए जका डंडे मार, वहां की लोक कथा। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उस दर्जी के पास एक बोलने वाली बकरी थी। उस दर्जी के 3 बेटे भी थे। जब वो तीनों बेटे बड़े हुए तो उसने उस बकरी को घास चराने का काम इन तीनों बेटों को सौंपा। वो तीनों बेटे रोज सुबह बकरी को लेकर मैदान में जाते थे। वो दिन भर घास चरती रहती थी और भर पेट खाना खाती थी। पर जब शाम को दर्जी उसके सर पे हाथ फेर करके उससे पूछता था, तो वो हमेशा ये कहती थी कि जो तुम्हारे बेटे हैं, ये तो मुझे एक खूंटे से बांध देते हैं, खुद तो खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। कई दिन हो गए थे और दर्जी रोज उसकी ये शिकायत सुन रहा था। एक दिन दर्जी को बहुत गुस्सा आया। उसने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे घर से निकल जाने के लिए कहा और कहा कि महा के निकम्मे हो तुम तीनों के तीनों, तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से। उसने बड़े कड़क करके तीनों बेटों से बोला और उनको एक पल में ही तीनों को घर से बाहर कर दिया। कसूर लड़के भी एकदम घर से बाहर निकल गए। बेटों के जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला और वो बहुत पछताने लगा। अब वो दिन गिनने लगा कि कब उसके बेटे घर वापस आएंगे। दर्जी के तीनों बेटों को एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उसका सबसे बड़ा बेटा लड़की का साथ सामान बनाने वाले के यहाँ नौकर हो गया, तो दूसरा बेटा उसी नगर में एक पंचक्की के यहाँ काम करने लगा और जो तीसरा बेटा था वो एक दुकानदार के यहाँ लग गया। क्योंकि तीनों बेटे बहुत ईमानदार थे और बहुत मेहनती थे, तो उनके जो मालिक थे वो उनसे बेहद खुश रहने लगे। दोनों बड़े भाइयों को अपने पिता की याद सताने लगी और उन्होंने फैसला किया कि वो घर लौट जाएंगे। उन्होंने जब अपने घर लौटने की बात अपने अपने मालिकों को बताई, तो उनके मालिक भी इस बात के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़े लड़के के मालिक ने उसे एक मेज देते हुए कहा कि बेटा, ये कोई साधारण मेज नहीं है, ये बड़ी चमत्कारी मेज है और इस मेज से तुम जैसा भी भोजन चाहोगे वो तुम्हें वैसा ही भोजन तैयार करके परोस देगी। दूसरे बेटे का मालिक एक चक्की वाला था। जब दूसरे बेटे ने अपने मालिक से कहा कि वो घर लौटना चाहता है, तो वो भी बड़ा खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि खुश रहो और साथ ही इस गधे को भी लेते जाओ। तुम ज्यों ही इस गधे से कहोगे कि मुझे मोहरे दो, त्यों ही ये अपने मुंह से मोहरे उगलने लगेगा और जब तक कि तुम इससे ये नहीं कहोगे कि बस करो, तब तक ये तुम्हें मोहरे देता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। क्योंकि वो शाम को निकले थे, इसलिए रात बिताने के लिए उन्हें एक सराय में रुकना पड़ा। सराय का जो मालिक था वो बेहद ही दुष्ट आदमी था। उसने उन्हें रुकने की जगह तो दे दी, पर बातों बातों में उन दोनों उपहारों की विशेषता के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली। जब उस सराय के मालिक को इन दोनों ही उपहारों की विशेषताओं के बारे में पता चला, तो उस दुष्ट ने उन दोनों ही उपहारों को हथियाने के बारे में सोचा। जब वो दोनों भाई गहरी नींद में सो गए, तब उस दुष्ट ने हूबहू वैसी ही मेज उस मेज की जगह पर रख दी और वैसी ही कुछ मिलती जुलती शक्ल का जो गधा था वो खूंटी से उसने बांध दिया। ये दोनों भाई सुबह उठे, उन्होंने अपने उपहार उठाए और अपने गांव की ओर चल दिए। दर्जी के दोनों बेटे जब अपने घर पहुंचे, तो दर्जी उन दोनों को देखकर बेहद खुश हो गया
और जब उन दोनों ने अपने अपने उपहारों की विशेषताओं के बारे में बताया तो उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रह गई। पर सभी हैरान रह गए जब इन दोनों ने अपने अपने उपहारों की परख और प्रदर्शन करना चाहा। दर्जी को लगा कि उसके दोनों बेटे उसे धोखा दे रहे हैं। उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार न हुआ। जब दोनों भाइयों के लाख समझाने के बाद भी दर्जी की शंका दूर नहीं हुई, तब उन्होंने अपने छोटे भाई को आप बीती लिखकर भेज दी और उसे ये समझाया कि उस सराय वाले से वो सतर्क रहे और अगर हो सके तो चतुराई से उनके जो उपहार उस सराय वाले ने चुरा लिए हैं उसे वापस लेने की कोशिश करे। तीसरे भाई को जब अपने दोनों बड़े भाइयों की चिट्ठी मिली तो उसने भी अपने मालिक से घर वापस जाने की स्वीकृति मांगी और मालिक ने भी उसको आज्ञा दे दी और साथ ही साथ उसे एक थैला दिया और ये कहा कि ये कोई साधारण थैला नहीं है। इस थैले का गुण ये है कि जब कभी तुम्हें जरूरत होगी तब इसमें से सिर्फ इतना कहना, रस्सी जगह डंडे मार, तो इस थैले में से एक रस्सी निकलेगी जो तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी और ये जो डंडा है वो उसके सर पे वार करने लगेगा। जब तक तुम इसे रुकने के लिए नहीं कहोगे तब तक ये जो डंडा है उसके सर पे ऐसे ही वार करता रहेगा। दर्जी का सबसे छोटा बेटा भी अपना उपहार लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रात हो गई थी तो वो भी उसी सराय में जाकर रुका। उसने उस थैले को अपने तकिए के नीचे इस तरीके से रखा कि जैसे लगे कि इसमें बड़ा सारा माल रखा हुआ है। तो जो सराय वाला था वो चोरी करने के इरादे से आधी रात को दर्जी के लड़के के कमरे में घुसा और उसने जैसे ही उसके तकिए के नीचे से उस थैले को खींचना चाहा तो वैसे ही दर्जी के लड़के ने बोला, रस्सी जकड़ डंडे मार, और वैसे ही उसमें से एक रस्सी निकली जिसने सराय के मालिक को जकड़ लिया और फिर एक डंडा निकला जो कि उछल उछल कर पटाख पटाख करके सराय वाले के सर पे पड़ने लगा। अब तो सराय वाला मार रोने धोने के और उसने चीख पुकार करना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो डंडा उसके खोपड़ी पर वैसे ही पड़ता रहा। जब उस डंडे ने सराय वाले के खोपड़ी पर अच्छी तरह से मार बरसाई तब दर्जी का छोटा बेटा उससे बोला कि बदमाश कहीं के, तूने मेरे दोनों बड़े भाइयों के कीमती उपहारों को चुरा लिया। अब तो ये डंडा तुझे मारना तभी बंद करेगा जब तक कि तू ये मुझसे वादा नहीं कर लेता कि उन उपहारों को तू उसे वापस करेगा। लहूलुहान सराय वाले के पास में और कोई रास्ता था ही नहीं। उसे आखिरकार वो जो चुराए हुए दोनों कीमती उपहार थे वो उसे वापस करने पड़े। दर्जी का छोटा बेटा अपने दोनों बड़े भाइयों के उपहार को लेकर के गांव वापस आ गया। पिता भी अपने पुत्र को देखकर बेहद खुश था और चारों ने मिलकर के खूब दावत उड़ाई। और जब दर्जी ने उन तीनों पुत्रों की करामती चीजों को परखा और उनको देखा तब तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया और वो जो धूर्त बकरी थी वो रातों रात ही वहां से गायब हो गई। और उसके बाद दर्जी अपने तीनों पुत्रों के साथ बहुत ही खुशी खुशी गांव में रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक बार सफलता मिलने के बाद कॉम्प्लिसेंसी या ढिलाई और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही हानिकारक होते हैं। अपनी कीमती चीजों की हमें हर हाल में सुरक्षा करनी चाहिए। सफलता अनमोल है और जब वो खो जाती है तभी हमें उसके महत्व का एहसास होता है। तो इसीलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए उसे सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि दर्जी के दोनों बड़े बेटों ने किया कि इतनी बहुमूल्य चीजों के बारे में उन्होंने कितनी आसानी से सराय के मालिक को बता दिया और उन दोनों ही चीजों से उन दोनों को हाथ धोना पड़ा। सिमिलरली, अगर मान लीजिए कि आप अपने इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं लेकिन आने वाले एग्जाम्स में आप कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, आप उसमें ढिलाई बरतते हैं
या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो इन बोथ द सिचुएशंस इट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर ग्रोथ, क्योंकि आपने उस सफलता के महत्व को नहीं समझा और आपकी उदासीनता के कारण आपकी जो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे आने वाले एग्जाम में और जो आप अपना सक्सेस रेट बनाकर चल सकते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का सिद्धांत भी बताता है कि एक बार व्यवहार परिवर्तन होने के बाद हम जब तक कि निरंतर प्रयास नहीं करेंगे उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए, तब तक हम उस व्यवहार को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक बार सफलता के बाद कॉम्प्लिसेंसी यानी उदासीनता हानिकारक हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा और मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी को भाया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे देना मत भूलिएगा। कहीं अन कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से आपसे विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में एक नए प्रांत में ले चलूंगी वहां की लोक कथा को सुनने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।